हेलो बच्चों, मैं विद्यासागर सिंह बीएससी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे, पिछला क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने बात किया कि कार्बोहाइड्रेट्स जनरली हमारे बॉडी के लिए तो यूजफुल है ही, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी एनर्जी गेन नहीं करेगा। लेकिन हम लोग बात यहां तक पहुंच गए थे कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले सकता। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया है बाबू? तो उसके लिए बनाया है आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बाबू कृत्रिम मधुरक। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होंगे ये टेस्ट कैसा होगा बाबू? तो टेस्ट इनका होगा नॉर्मल शुगर की तरह। नॉर्मल शुगर जो हम लोग चीनी खाते हैं उसके जैसा। अगर इसके स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल कैसा होगा? नॉर्मल शुगर की तरह। बट इनका कैलोरी वैल्यू क्या होगा बाबू? तो इनका कैलोरी वैल्यू होगा 0। और यही तो चाहिए डायबिटीज वाले पेशेंट को, कैलोरी नहीं चाहिए, मीठा लग जाए बस काफी है। ठीक है, तो इसीलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात की गई। तो ये हम लोग बात पिछले क्लास में बताया था, केवल इसको हम लोग अभी रिपीट कर दिया। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर का हम लोगों को बात करना है एग्जाम्पल्स के बारे में। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का एग्जाम्पल्स था जिसे हम लोगों ने लिखा था साइकरिन। क्या लिखा था? साइकरिन। पहला नंबर एग्जाम्पल था हम लोगों का साइकरिन। साइकरिन से क्या क्वेश्चन हम लोगों के लिए यूजफुल है? तो पहला नंबर तो जो साइकरिन है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है। फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वाइडली फेमस है, इसको सभी लोग जानते हैं, काफी लोकप्रिय है। सैकरिन जो होता है इसको देखे होंगे कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं तो उनको सैकरिन की गोली दुकान पे मिलती रहती है। ठीक है, तो चाय वगैरह में डाल करके खाते पीते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका और क्या यूज है? तो जैसे आप लोग दवा में जो सिरप है, मीठा सिरप जो होता है, या जो मेडिसिन है, दवा है जो मीठा लगता है, या जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं जो मीठा लगता है, ये सब में हम लोगों को सैकरिन मिला करके मिलता है। और जो सैकरिन होता है यह नॉर्मल शुगर से 250 गुना ज्यादा मीठा होता है। सैकरिन जो होता है यह नॉर्मल शुगर से 250 गुना ज्यादा मीठा होता है, 300 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सैकरिन के बारे में कि ये जो होता है 300 टाइम्स मोर स्वीट देन नॉर्मल शुगर। यह नॉर्मल शुगर से कितना गुना ज्यादा मीठा है? 300 गुना ज्यादा मीठा है, सोच सकते हैं। ठीक है, 1 चम्मच सैकरिन और 300 चम्मच नॉर्मल शुगर, तो काफी मीठा है ये। दूसरा लिख लीजिए इसको, हालांकि सबसे बस इतना ही नाम ही काफी है इन लोगों का। दूसरा जो है हम लोगों का है ये है एस्पार्टम। एस्पार्टम जो है यह नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा है। 200 टाइम्स मोर स्वीट देन नॉर्मल शुगर। यह नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा है और इसका यूज केवल किया जा सकता है किसमें? कोल्ड मटेरियल में। कोल्ड मटेरियल यानी ठंडा मटेरियल में, जैसे हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, या कोई भी मटेरियल जिसको ठंडा करके खाते पीते हैं और वो मीठा लगता है, तो अगर उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है तो एस्पार्टम होता है। क्यों होता है एस्पार्टम? तो एस्पार्टम के साथ एक कंडीशन है बाबू, एस्पार्टम के साथ एक कंडीशन है। वो किस तरह का कंडीशन है इसके बारे में जानना होगा। तो एस्पार्टम जो होता है यह अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, खाना बनाने के तापमान पर यह क्या है? अनस्टेबल है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी गर्म करेंगे तो यह अपना मीठापन क्या करेगा? खो देगा, तो मीठा तो लगेगा नहीं। क्लियर? तो इसलिए इसका यूज कहां होता है? कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है ठंडा करके खाने वाले पदार्थों में यूज होता है। तीसरा नंबर है हम लोगों का बाबू, तीसरा नंबर है हम लोगों का जिसका नाम है सुक्रालोस।
सुक्रालोस। सुक्रालोस को तो पहले बनाया जाता है सुक्रोज से, इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव शुगर, डेरिवेटिव शुगर ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज से ही इसको गेन किया जाता है क्लोरीन मिला करके, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं सुक्रोज को तो बनता है ये, यानी ये क्या है बाबू, तो इसको बोल सकते हैं क्लोरीन बेस्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है, क्लोरीन बेस्ड है ये। और इसके साथ एक कंडीशन क्या है कि स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। सीडीपीओ में क्वेश्चन था कि वह कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो क्लोरीन बेस्ड है और वो कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल रहता है, यानी खाना पकाने के तापमान पर स्टेबल रहता है, तो कौन सा है, सुक्रालोस। और इट इज 550 टाइम्स मोर स्वीट देन नॉर्मल शुगर। नॉर्मल शुगर से यह 550 गुना ज्यादा मीठा होता है, कौन, सुक्रालोस। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब, इससे सब रिलेटेड है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, पहले तो नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करने के बाद क्या स्थिति है देखते हैं। क्लियर, चलिए मिटाएं, इसको मिटाते हैं। 1 2 3 गो। एलिटेम से कोई खास पॉइंट नहीं है। एलिटेम, एलिटेम से क्या याद रखेंगे बाबू, तो इट इज 2000 टाइम्स मोर स्वीट देन नॉर्मल शुगर। यह साधारण चीनी से 2000 गुना ज्यादा मीठा है, सोच सकते हैं 2000 गुना ज्यादा मीठा है ये एलिटेम। इसके अलावा एक दो और एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, अगर एग्जाम में दे नियोटेम, ठीक है, ये भी है। इसके बाद डॉल्सिन, ये सब भी आर्टिफिशियल स्वीटनर के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोगों ने किया क्या बाबू, तो कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर लिया। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट था हम लोगों ने एक एक पॉइंट को खत्म कर लिया। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर तो बिल्कुल नया टॉपिक था, जिससे क्वेश्चन 2014-15 से पूछे जाने शुरू हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा हम लोगों का। देखे होंगे बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, एसएससी वगैरह में तो आता ही है, सीडीएस में भी आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो इस तरह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को खत्म किया। तो कार्बोहाइड्रेट को जब खत्म कर लिया तो शुरू क्या करेंगे भाई, तो शुरू करेंगे प्रोटीन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हेडिंग क्या था हम लोगों का, प्रोटीन था। तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे, प्रोटीन। हेडिंग क्या देंगे हम लोग, प्रोटीन। हेडिंग देंगे हम लोग प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बाबू, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने पढ़ा है ठीक उसी तरह से पूछा जाएगा प्रोटीन से क्वेश्चन। तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों ने पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, यही ना पढ़े थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो प्रोटीन का भी केमिकल कंपोजिशन क्या है ये पढ़ना होगा। तो यानी इसमें पहला पॉइंट क्या होगा बाबू, केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है बाबू, तो कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखे ना, कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल कंपोजिशन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, बातें आ रही है समझ में। तो केमिकल कंपोजिशन इसका हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा प्रोटीन में और भी कुछ मटेरियल हो सकता है, लेकिन ये मेन कंपोनेंट्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये मेन कंपोनेंट है। लेकिन मेन कंपोनेंट के अलावा और क्या हो सकते हैं, तो कुछ प्रोटीनों में देखा गया है इन सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीनों में आयरन भी मिल सकता है, सल्फर भी मिल सकता है, जस्ता भी मिल सकता है,
क्लियर हो रही है, बातें समझ में आ रही है। तो कुछ प्रोटीन में ये सब चीजें मिलती रहती है, फास्फोरस भी मिल सकता है। तो ये एक्सेप्शन है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन की कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा और क्या मिल सकता है। तो और हम लोग देखेंगे तो जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है कि नहीं, तो प्रोटीन है, तो उसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, लोहा मिलेगा। इंसुलिन भी प्रोटीन है, उसमें क्या मिलेगा, जस्ता मिलेगा। तो लेकिन मेन कंपोनेंट्स क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा प्रोटीन से और क्या क्वेश्चन पूछेगा बाबू, तो उसको देखते हैं हम लोग कि प्रोटीन से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो प्रोटीन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा बाबू वो होगा कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि प्रोटीन क्या है बाबू, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा नंबर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यह एमिनो एसिड का पॉलीमर है, बहुलक है। क्यों है भाई, तो इसको समझेंगे कि ये पॉलीमर कैसे है, बहुलक कैसे है। पॉलीमर को हम लोग हिंदी में कहते हैं बाबू बहुलक। तो अब ये समझना होगा हम लोगों को कि जैसे ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख दिया कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रोटीन कैसे एमिनो एसिड है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा केमिस्ट्री बैकग्राउंड का होना जरूरी है, बट हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि कोई समस्या न हो। तो हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिखते क्या है बाबू, एक कंपाउंड का नाम आप लोग जानते होंगे, जिस कंपाउंड का नाम है C2H2। नाम इसका पता होगा, C2H2 जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए, एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए, तो यहां पे एक कंपाउंड बनेगा जो C6H6 होगा। क्या यहां पे एक कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा होगा C6H6। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। इसको क्या बोलते हैं बाबू, मोनोमर। एक लक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये जो है C6H6, इसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। यानी हम लोगों ने क्या समझा कि जब स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक हैवी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को दिखता है। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाता है क्या बाबू, पॉलीमर कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो ठीक उसी तरह से जैसे इस पॉइंट को हम लोगों ने समझा, तो ठीक यही कंडीशन होता है, पहले नोट कर लीजिए इसको। ठीक यही कंडीशन होता है कि हम लोगों ने बात किया कि एमिनो एसिड का, किसका बात किया बाबू, एमिनो एसिड का। तो एमिनो एसिड के जब 20 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो यहां पर बनता है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। यानी यहां से निकला क्या कंक्लूजन बाबू, कि 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू कि ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है, इस ब्रैकेट वाले को तो हम लोगों ने अभी बोला मोनोमर, और इसको क्या बोला बाबू, पॉलीमर। बोले कि नहीं हम लोग। तो यहां से देखने में कैसा लग रहा है कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, हो सकता है कि नहीं। और प्रोटीन का मोनोमर कौन है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का पॉलीमर कौन है, प्रोटीन। बोल सकते हैं कि नहीं, तो बोल सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलेंगे, इसको नोट करते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आगे हम थोड़ा सा इसी को विस्तार से समझाते हैं, कैसे समझते हैं इसको। जैसे देखिए, एक है यहां पे प्रोटीन, हम लोगों ने देखा कि एक है प्रोटीन, एक प्रोटीन ऐसे लिख दी, एक प्रोटीन। तो इसको बनाने के लिए कितना एमिनो एसिड की जरूरत पड़ी थी बाबू, तो लगभग 20 एमिनो एसिड। कितना, 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ी थी। और ये 20 एमिनो एसिड जो होते हैं, 20 एमिनो एसिड जो होते हैं, इसमें से कुछ इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। कुछ होते हैं जिसको बोलते हैं अनइसेंशियल एमिनो एसिड। अगर हिंदी की बात करें तो हम लोग बोलते हैं इसेंशियल को बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक अमीनो एसिड। और इसको बोलते हैं अनावश्यक
अनावश्यक एमिनो एसिड। तो अब ये इसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, अनइसेंशियल एमिनो एसिड क्या है, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू। तो अब समझना होगा कि इसेंशियल और अनइसेंशियल क्या है। तो इसेंशियल एमिनो एसिड वैसे एमिनो एसिड होते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड वैसे एमिनो एसिड होते हैं जो हम लोगों को मिलता है भोजन से। इसेंशियल एमिनो एसिड हम लोगों को मिलता है किससे, भोजन से मिलता है। और अनइसेंशियल एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हमारा बॉडी खुद करता है। समझे बात को? इसेंशियल एमिनो एसिड भोजन से मिलेगा, यानी एसेंशियल एमिनो एसिड का डिजायर कहां से पूरा हो रहा है बाबू, तो ये फूड से मिल रहा है, फूड से मिलेगा, भोजन लेना पड़ेगा इसके लिए, इसेंशियल के लिए। और अनइसेंशियल क्या है बाबू, तो ये हमारे बॉडी में ही बनता है, आवर बॉडी, सिंथेसिस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ही यह बनता है। हमारा शरीर जिस एमिनो एसिड को बना दे वो अनइसेंशियल है, और जिसके लिए हमें भोजन खाना पड़े वो क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। और ये दोनों इसेंशियल और अनइसेंशियल मिल करके निर्माण करते हैं किसका, प्रोटीन का। आया बात समझ में? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, और एक प्रोटीन को बनाने के लिए लगभग 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है। और इस 20 एमिनो एसिड में से कुछ एमिनो एसिड इसेंशियल होते हैं और कुछ एमिनो एसिड अनइसेंशियल होते हैं। जो इसेंशियल होते हैं वो फूड से मिलते हैं, जो अनइसेंशियल होते हैं उसको बॉडी हमारा खुद बनाता है। आया बात समझ में? यस और नो? आया समझ में? आगे बढ़ें। अब जो है प्रोटीन हमारे शरीर में करता क्या है ये जानना होगा। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में भी समझा था कि इट फॉर्म अबाउट 1% ऑफ आवर बॉडी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी का कितना पार्ट बनाता था, 1%। तो ये प्रोटीन हमारे बॉडी का कितना पार्ट बढ़ाता होगा ये जानना होगा। तो इट फॉर्म अबाउट 13 to 15%, यानी प्रोटीन हमारे शरीर के 13 से 15% भाग को बनाता है। हमारा बॉडी प्रोटीन से एनर्जी गेन नहीं करता। तो प्रोटीन करता क्या है बाबू, तो प्रोटीन जो है ये हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है, टिश्यू को बिल्डअप करता है। तो हम लोग बोलते हैं प्रोटीन को कि इट इज अ बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर है या शरीर को बनाने वाला है कौन, प्रोटीन है। तब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 6 से 14 साल के बच्चों के भोजन में क्या देना चाहिए ताकि उसका शारीरिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा से हो। तो 6 से 14 साल के बच्चे के भोजन में क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग क्या होना चाहिए। तो 6 से 14 साल के बच्चे के भोजन में क्या होना चाहिए बाबू, प्रोटीन होना चाहिए, ताकि उसका डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो सके। क्लियर? तो लिखेंगे, आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को। प्रोटीन में ही हम लोग पॉइंट बनाएंगे। इट फॉर्म अबाउट 13 to 15% ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। इट फॉर्म अबाउट 13 to 15% ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर के 13 से 15% भाग को बनाता है। इससे एनर्जी हमारा बॉडी नहीं रिक्वायरमेंट है, बॉडी प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं नो प्रोवाइडिंग एनर्जी, नो प्रोवाइडिंग एनर्जी, हमारा बॉडी इससे एनर्जी गेन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर, BODY, बॉडी बिल्डर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डर। शरीर निर्माता, शरीर को बनाने वाला किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 6 से 14 साल के बच्चे के भोजन में होना क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि प्रोटीन का कोई सोर्स खोज रहा है कि स्रोत क्या है इसका, तो वह पल्सेस खा सकता है, दाल खा सकता है, पनीर खा सकता है, चीज खा सकता है, मांस खा सकता है, मछली खा सकता है, मशरूम खा सकता है, मशरूम खा सकता है कि नहीं, खाएगा कि नहीं, सोयाबीन खा सकता है, सोयाबीन खा सकता है। सोयाबीन में याद रखेंगे 40 से 42% प्रोटीन होता है, मशरूम में 50 से 53% होता है। इसके अलावा एक क्लोरेला अलगी है, क्लोरेला अलगी, क्लोरेला शैवाल है, अलगी है यानी इसे बोलते हैं हम लोग क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी बोलते हैं, स्पेस, क्लोरेला शैवाल को स्पेस अलगी भी बोलते हैं, स्पेस अलगी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। किसको, क्लोरेला को।
क्योंकि जो स्पेस यान होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है, अंतरिक्ष यात्री जिस जहाज में जाते हैं उसमें क्लोरेला नामक शैवाल को लगाया रहता है ताकि उसको खा करके वो प्रोटीन के डिजायर को पूरा कर लेंगे और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी तो देगा। शैवाल है तो ऑक्सीजन तो देगा ही, क्योंकि पृथ्वी पर 90% ऑक्सीजन समुद्री शैवाल देते हैं, सी प्लांट देते हैं, अलगी देते हैं। तो इसलिए इसको अंतरिक्ष वाले यान में लगाया जाता है, इसलिए क्लोरेला अलगी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस अलगी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बाबू सम इंपोर्टेंट प्रोटीन्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स का नाम जो हमारे एग्जाम में आते रहता है। तो कुछ ऐसे प्रोटीन को जानना पड़ेगा, वो कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, हेडिंग देंगे सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन। तो हेडिंग दीजिए आप लोग, क्लियर। हेडिंग देने के लिए है तैयार, तो हम लोग बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन, सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन, कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन। नाम सुने होंगे आप लोग प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, याद है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। दूसरा नंबर केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। तीसरा नंबर कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन। चौथा नंबर जिस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। पांचवा नंबर जो प्रोटीन है जिसे हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, साइटोक्रोम। छठा नंबर एंजाइम। सातवां नंबर हार्मोन, हार्मोन। आठवां नंबर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। 9 नंबर एंटीजन, 9 नंबर एंटीजन। ढेर सारे हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं। 9 नंबर एंटीजन, और लिख देते हैं इसी में साइड में कहीं कहीं, ठीक है। 10 नंबर यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। और लिख दें जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में फाइब्रोइन, फाइब्रोइन, फाइब्रोइन। और एक है 11 नंबर फाइब्रिन, फाइब्रिन, ठीक है ना। एक फाइब्रिन है, एक फाइब्रोइन है, क्लियर। तो अब इससे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको देखना पड़ेगा। तो पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग के पास 30 सेकंड का समय है इसको नोट करने के लिए। सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं। तब तक हम थोड़ा पानी भी पी लें, तब तक आप लोग लिख लीजिए, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ें। देखिए आप लोग नीचे लिखिएगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसी का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से अगर कोई पूछेगा तो क्या आप बोलेंगे भाई, एक ही लाइन बोलेंगे, फाउंड इन आरबीसी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। केराटिन कहाँ है बाबू, हमारे स्किन में है, नेल में है, हेयर में है ना। जानवरों के जो खूर होते हैं और जो जानवरों के सींग होते हैं इसमें भी रहता है। कौन, केराटिन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन कहाँ रहता है बाबू, तो ये स्किन में ये भी रहता है। स्किन में कौन वाला पार्ट में रहता है बाबू, तो डर्मिस वाला पार्ट में रहता है, और बोन्स में भी रहता है, ठीक है ना। बोन्स में अगर ऐसे पूछे स्पेशल कि बोन्स में कौन सा प्रोटीन है, तो आंसर देंगे ओसिन, फाउंड इन बोन्स। ये केवल बोन्स में रहता है, लेकिन जो कोलेजन है वो स्किन में भी रहता है, हड्डी में भी रहता है। तो देखिए अब क्या है, पूछता है एग्जाम में स्किन, हमारा स्किन में कौन सा प्रोटीन है, तो केराटिन प्रोटीन है। नेल में कौन सा प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। हेयर में कौन सा प्रोटीन है, जानवरों के खुर में कौन सा प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। जानवरों के सींग में कौन सा प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। कोलेजन स्किन नहीं, स्किन में डर्मिस, डर्मिस बोले तो हमारे स्किन के मेनली 2 लेयर हैं। एक जो बाहर दिख रहा है, बाहर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। अंदर वाले को बोलते हैं डर्मिस। जिस चमड़ा का हम लोग बेल्ट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, वो डर्मिस का होता है, इपीडर्मिस का नहीं होता है। तो उस डर्मिस में पाया जाता है कोलेजन,
उस डर्मिस में पाया जाता है कोलेजन, और ये कोलेजन जब हमारे स्किन से गायब हो जाता है तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं। तो स्किन में रिंकल्स आने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोलेजन रिस्पॉन्सिबल है। और ओसिन प्रोटीन हमारे बोन्स में पाया जाता है, हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ओसिन प्रोटीन कहते हैं। और फाइब्रिन प्रोटीन भी हमारे ब्लड में पाया जाता है, फाइब्रिन प्रोटीन भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। साइटोक्रोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है साइटोक्रोम प्रोटीन। फाइब्रोइन, फाइब्रोइन कहां है बाबू? तो जो सिल्क होता है, रेशम होता है, जो सिल्क होते हैं रेशम, रेशम में जो प्रोटीन रहता है, रेशम में जो चमक होती है वो फाइब्रोइन के कारण होती है। और दूसरी बात कि जो स्पाइडर अपना जाल बनाते हैं, मकड़ी का जो जाल होता है, धागा होता है, उसमें भी फाइब्रोइन ही रहता है, मकड़ी के धागा में भी फाइब्रोइन रहता है। एंजाइम आप लोग समझते हैं कि हमारे शरीर में काम करता है, ये रिएक्शन को फास्ट करता है, स्लो करता है। तो एंजाइम भी, जितने एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं। एग्जाम में ध्यान से रखिएगा, कोई भी एंजाइम रहेगा, जैसे पूछता है इंसुलिन क्या है, तो सभी लोगों को लगता है कि इंसुलिन एंजाइम है, लेकिन नहीं। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। हार्मोन भी, कोई भी हार्मोन रहेगा तो वो भी क्या होगा? प्रोटीन होगा। कोई भी हार्मोन का नाम लेकर के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि ये हार्मोन है क्या, जैसे पूछ देगा, जैसे हार्मोन को हम लोग एग्जांपल पे लेते हैं, थायरॉक्सिन क्या है, तो हम लोग का सीधा दिमाग हिट करेगा कि थायरॉक्सिन क्या? एक हार्मोन है। लेकिन आपको ऑप्शन में हार्मोन मिलेगा ही नहीं, ऑप्शन में हमेशा रहेगा क्या? प्रोटीन। अगर प्रोटीन और हार्मोन दोनों में से कोई एक चूज करना है तो वहां पे बेस्ट आंसर प्रोटीन होगा। प्रोटीन न रहने पे हम लोग उसको आंसर प्रीफर करेंगे हार्मोन। क्लियर? अब देखिए यहां पे एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी भी हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी कहां पाया जाता है भाई? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीजन कहां पाया जाता है? तो अगर एंटीजन की बात करेंगे तो यह पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें पाया जाता है ये कौन? एंटीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन हुए जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिल जाते हैं, तो ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तुरंत इसको नोट कीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है, तुरंत इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, आप लोग नोट कर लिए होंगे चीजों को। चलिए अब एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बाबू, कि जैसे क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, तो हमें जहां तक याद है कि सीडीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो इंसुलिन है यह इंसुलिन क्या है। तो सीडीएस ने एक बार आंसर जारी किया कि यह प्रोटीन है, ठीक है। अगला बार प्रोटीन नहीं था तो आंसर जारी कर दिया कि यह पेप्टाइड है, ठीक है। तो प्रोटीन नहीं था तो बच्चों को लगा कि पेप्टाइड से ही मिलता जुलता है, और जनरली प्रोटीन के बीच में बाउंड भी पाया जाता है पेप्टाइड, तो पेप्टाइड सही है। अगला बार आंसर ये दोनों नहीं था, उस बार आंसर हुआ एमिनो एसिड। तो ये आंसर सबके सब सही हैं। इंसुलिन प्रोटीन भी है, पेप्टाइड भी है, एमिनो एसिड भी है। तो हम लोगों ने तो अभी तो एमिनो एसिड समझ लिया था कि एमिनो एसिड है क्या, अब प्रोटीन भी समझ लिया था। इसमें एक टर्म है पेप्टाइड, तो इस पेप्टाइड को थोड़ा समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने एक टर्म लिखा था अभी बाबू यहां पर कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। हम लोगों ने लिखा था क्या ऐसा पॉइंट? हम लोगों ने लिखा था। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो जब एमिनो एसिड मिलेंगे, एमिनो एसिड आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो हम लोगों ने ऐसा कोई कंडीशन नहीं पढ़ा कि ये कितने प्रोटीन मिलेंगे, एमिनो एसिड मिलेंगे तो बनेगा प्रोटीन। तो ये जो एमिनो एसिड की संख्या है ये जब हो जाएगी मोर देन 100 एमिनो एसिड होंगे तो इसको कहेंगे प्रोटीन। यानी एमिनो एसिड तो मिल रहे हैं, बन रहा है, हमारे बॉडी में 10,000 प्रकार के एमिनो एसिड रहते हैं। तो जब ये एमिनो एसिड 100 से ज्यादा आपस में मिलेंगे तो उसको प्रोटीन कहते हैं। और जब ये लेस देन 100 रहे, कितना रहे? लेस देन 100, तो लेस देन 100 रहेगा तो इसको कहते हैं हम लोग पेप्टाइड। आया बात समझ में? आया समझ में बात? क्या है पेप्टाइड और क्या है प्रोटीन? दोनों में डिफरेंट है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम है ये।
टेक्निकल समस्याएं हैं जो स्टूडेंट को जनरली समझ में नहीं आती है, हम लोग रट लेते हैं कि प्रोटीन पेप्टाइड दोनों सेम है, नहीं। मोर देन 100 एमिनो एसिड रहेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन, और अगर लेस देन 100 रहेंगे तो दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड। आएगा बात समझ में? तो अब यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा, पिछला साल की ही क्वेश्चन है ये, कि इंसुलिन जो हार्मोन है, जो इंसुलिन हार्मोन है, इसमें कितने एमिनो एसिड है कि आपने पेप्टाइड कह दिया। तो इंसुलिन जो हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन में जो एमिनो एसिड होते हैं ये 51 एमिनो एसिड होते हैं, 51 एमिनो एसिड होते हैं। और जो हम लोगों ने बात किया हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन में 514 एमिनो एसिड होते हैं, 514 एमिनो एसिड होते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा कि इंसुलिन हैव 51 एमिनो एसिड एंड हीमोग्लोबिन हैव 514 एमिनो एसिड। क्लियर हुआ यहां तक बात? अब थोड़ा सा प्रोटीन के टाइप से क्वेश्चन आता है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोटीन के टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं तब तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का हेडिंग क्या रहेगा बाबू? टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या रहेगा? टाइप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के टाइप क्या है भाई? कितने प्रकार का प्रोटीन होता है, हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के जब टाइप की बात करेंगे तो जनरली प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रोटीन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरे को बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? डेराइव्ड प्रोटीन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो अब ये सिंपल प्रोटीन क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन क्या है? अगर थोड़ा सा हिंदी में लिखना चाहें तो हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं कि सिंपल प्रोटीन को बोलेंगे सरल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे संयुग्मी प्रोटीन, और जो डेराइव्ड प्रोटीन है इसे हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंपल प्रोटीन क्या है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बाबू कि वैसे प्रोटीन जो होते हैं ये पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड हैं, यानी एमिनो एसिड के ये बहुलक हैं, पॉलीमर है, यानी एमिनो एसिड मिलेगा तो ये बनते हैं। तो जब केवल एमिनो एसिड हो, ओनली एमिनो एसिड से मिलकर अगर कोई बना है प्रोटीन तो उसको बोलेंगे सिंपल प्रोटीन। बट अगर एमिनो एसिड के साथ यानी प्लस ओनली 1 अदर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेटेड प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंजुगेटेड प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जुड़ा हुआ है। और ये जो है डेराइव्ड प्रोटीन, ये जो है जनरेट होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन से। तो इनके बारे में हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि इनका जो जनरेट होने का प्रोसेस है ये प्रोटीन के डाइजेशन से ही आते हैं। क्लियर? बोल सकते हैं हम लोग कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कहां से आएंगे? तो आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी इनके अगर हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन कहां से होगा? आफ्टर प्रोटीन डाइजेशन। जहां पे डेराइव्ड वर्ड मिल जाए मतलब ये अपने ही एलिमेंट का ओरिजिन है। ठीक है? तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो ये डेराइव्ड प्रोटीन जनरेट होते हैं हमारे बॉडी में। तो अब हम लोगों से सिंपल तौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, पूछता भी है, बहुत बार पूछा भी गया है कि सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है। तो सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है एल्बुमिन। एल्बुमिन का नाम सुने होंगे, अंडा में पाया जाता है, इसलिए वजह था कि अंडा में सबसे हायर क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है जो केवल एमिनो एसिड से बना होता है। इसके अलावा ग्लोबुमिन या ग्लोबिन प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन में कौन सा सिंपल प्रोटीन है? पिछला साल बिहार एसएससी का क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा सिंपल प्रोटीन है, तो सिंपल प्रोटीन उसमें कौन सा है? ग्लोबिन प्रोटीन है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, और यहां पे जो एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, इंसुलिन या फाइब्रिन भी इसी में आता है, फाइब्रिन। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोटीन को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो छोटा टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बड़ा था तो उसको बड़ा टाइम लिया हम लोग, ये प्रोटीन छोटा टॉपिक था, खत्म हो गया। प्रोटीन के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फैट्स।
तो फैट्स का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर अगले क्लास में फैट्स को करेंगे। क्लियर? तो फैट्स को देखा जाए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, फैट्स भी अच्छा है, उससे भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। फैट्स, फैट्स जिसे हम लोग कहते हैं वसा, फैट्स जिसे हम लोग कहते हैं वसा। तो जैसे हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, इसी तरह से हम लोग फैट्स भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने प्रोटीन में भी पढ़ा केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा फैट्स में, ये कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा हम लोगों ने। तो फैट्स के साथ भी सेम वही कंडीशन है। तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रोटीन पढ़ा, देखिए इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रोटीन। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक टर्म का हम लोगों ने यूज किया था, ध्यान होगा आप लोगों को, कि कार्बोहाइड्रेट्स में जब भी कुछ जुड़ता था तो उसके बीच में बॉन्ड बनता था। तो प्रोटीन के बीच में भी बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड का जनरली नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और फैट्स में अगर पूछे कि कौन सा बॉन्ड होगा, वसा में कौन सा बॉन्ड होगा, तो जो फैट्स में बॉन्ड होते हैं इनके बॉन्ड का नाम होता है ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं फैट्स के बॉन्ड को। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी किससे मिलकर ये बना है, तो केमिकल कंपोजिशन में कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है एंड ऑक्सीजन रहता है। सेम कंपोजिशन जो कार्बोहाइड्रेट्स का है, कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक रेशियो था, लेकिन फैट्स में नहीं होता है, फैट्स में नहीं होता है। और जो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, जो हमने पढ़ा प्रोटीन, आ रही है बात है समझ में, तो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कंपोजिशन की बात किया, कंपोजिशन की बात किया तो उसमें हम लोगों ने रेशियो को देखा, लेकिन इसमें कोई रेशियो नहीं है फैट्स में। और फैट्स को केमिस्ट्री बोलता है कि इट इज अ कंपाउंड ऑफ, इट इज अ कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। केमिस्ट्री बोलता है कि इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं जो आपस में ईस्टर बॉन्ड से मिल करके फैट का निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो फैट से अगर सोर्स पूछे हम लोगों से, एग्जाम में पूछे कि हम लोग फैट्स के लिए क्या लाएंगे, अगर हम लोगों से एग्जाम में पूछे कि फैट्स के लिए हम लोग क्या लाएंगे, तो फैट्स का अगर सोर्स की बात किया जाए, फैट के सोर्स की बात किया जाए, तो सोर्स क्या है फैट्स का, तो एक तो फैट्स का सोर्स है एनिमल फैट और दूसरा हम लोगों का है वेजिटेबल फैट्स, वेजिटेबल फैट्स। वेजिटेबल फैट्स को अगर हिंदी में लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, वनस्पति वसा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, जंतु वसा। अब ये सोच रहे होंगे आप लोग जंतु वसा क्या है, तो जिसे हम लोग कहते हैं घी, जो हम लोग गाय का, भैंस का जो भी घी निकालते हैं, तो इस घी को हम लोग बोलते हैं कि ये जंतु से प्राप्त हो रहा है, हालांकि प्राप्त भी होता है जंतु से। इसके अलावा हम लोग अगर कोई मांस खाते हैं तो मांस में भी फैट्स रहता है, फैट्स हर मांस में रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनिमल फैट्स। तो एनिमल फैट्स यानी एनिमल भी इसके सोर्स हैं। और दूसरी बात कि अगर हम लोग वेजिटेबल्स की बात करें, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, पाम ऑयल, नारियल तेल, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, वेजिटेबल फैट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये फैट्स के सोर्स हो गए। और फैट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरत है कि नहीं, ये जानना होगा हम लोगों को। तो अगर हम लोग बात करते हैं फैट्स के हम लोगों के अपने व्यू से, तो क्या यूज है, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के 1% भाग को बनाता है, प्रोटीन हमारे बॉडी के 13 to 15% भाग को बनाता है, ठीक उसी तरह से जो फैट्स होते हैं इट फॉर्म अबाउट 3% पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे बॉडी के केवल 3% भाग को बनाते हैं। 3% काफी इंपॉर्टेंट है, फैट्स हमारे शरीर के 3% भाग को बनाता है। बट अगर इसको बात करें कि यह एनर्जी कितना देता है, तो एनर्जी की जब बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे, तो 20 to 30%।
फैट्स जो है हमारे बॉडी को 20 to 30% एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट्स कितना दे रहा था 60 to 80%। तो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से पूरा हो गया कि नहीं, हो गया पूरा। अब जो है फैट्स, अगर हम लोग 1 ग्राम फैट्स खाते हैं, कोई व्यक्ति 1 ग्राम फैट्स खा लेता है तो इसको एनर्जी कितना मिलेगा, तो 9.1 किलो कैलोरी, 9.1 किलो कैलोरी। अब सोच लीजिए कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे थे तो 4.1 कैलोरी मिल रहा था, लेकिन जब यहां पे हम लोग फैट्स खा रहे हैं तो हम लोग को 9.1 मिल रहा था। बट फैट का डाइजेशन जो है कॉम्प्लेक्स है, इसलिए फैट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। एक मिनिमम अमाउंट में फैट्स हम लोगों को चाहिए। वैसे भी जो इंडिया है, यहाँ के इंडिया के भोजन में 65% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, हमारे भोजन में फैट्स बहुत कम होता है। लेकिन हम लोग फैट्स के कुछ ऐसे भी टाइप है जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो फैट्स के वैसे टाइप की बात करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, और एक ऐसा जो हमारे लिए हार्मफुल है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं टाइप ऑफ फैट्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग, टाइप ऑफ फैट्स का। तो हम लोग देते हैं हेडिंग टाइप ऑफ फैट्स, हेडिंग देंगे हम लोग टाइप ऑफ फैट्स, टाइप ऑफ फैट्स। तो जनरली अगर हम लोग फैट्स के टाइप की बात करते हैं तो इसके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बायो के अकॉर्डिंग ढेर सारे टाइप है, लेकिन हमारे जनरल कंपटीशन के लिए 2 टाइप से ही क्वेश्चंस आते हैं पूरे यूपीएससी तक। तो एक जो टाइप है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, और दूसरे वाले को बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स का अगर हम लोग हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी क्या लिखेंगे, संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। और इसका लिखना चाहेंगे हम लोग तो होगा असंतृप्त वसा। इससे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे बाबू, अब उस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये इनसॉल्युबल इन आवर ब्लड, या हमारे ब्लड में घुलते नहीं हैं। तो क्या होंगे बाबू, ये इनसॉल्युबल इन आवर ब्लड, ठीक है, आवर ब्लड। ये क्या है, सॉल्युबल इन ब्लड। अब देखिए यहां से एक बायो का कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि बायो में जब भी पूछे कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए फायदेमंद है, तो अगर वह चीज हमारे ब्लड में घुल जाता है, अगर जो चीज हमारे ब्लड में सॉल्युबल है तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि जो चीज ब्लड में घुलेगा उसको किडनी फिल्टर कर देगा, और जब किडनी फिल्टर कर देगा तो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होगा, और जब स्टोर नहीं होगा तो ये बीमारी भी जनरेट नहीं करेगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो सैचुरेटेड फैट है ये इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल है तो किस तरह से हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, किस तरह से हानि पहुंचाएगा। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं, रक्त नलियां लगी हुई है। तो इस ब्लड वेसल्स में ये जा करके जमा हो जाता है, अब फिर ब्लड को पास नहीं होने देता, जिसके कारण हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता, और हार्ट बॉडी को ब्लड नहीं दे पाता, जिसके कारण हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, हार्ट अटैक वगैरह की समस्याएं बढ़ जाती है। तो अब इसमें आगे देखते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट है ये करता क्या है। तो सैचुरेटेड फैट जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है HDL को, प्रोड्यूस LDL। ये क्या करता है बाबू, प्रोड्यूस HDL। यहां से हम लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, CDS में 2017 में भी क्वेश्चन था, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो LDL है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL का क्या होता है बाबू, तो सेम होगा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जो हम लोगों का लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, यह लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल LDL को, और HDL को बोलते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, और ये हमारे बॉडी के लिए क्या है बाबू, यूजफुल है। तो अब जब यूजफुल है, हार्मफुल है, तो अब आपके भी मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर इसका एग्जाम्पल थोड़ा बता देते तो अच्छा रहता। उसी तरह से एग्जाम का भी वही डिमांड है कि इसका एग्जाम्पल बताया जाए। तो
तो जो एलडीएल फैट्स होते हैं जनरली ये एनिमल फैट्स होते हैं। एक लाइन में एनिमल फैट, एनिमल फैट्स में क्या होगा बाबू, तो जिसको हम लोग बोलते हैं देसी घी, नहीं, क्लियर। एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन फिश फैट, मछली में जो फैट्स है वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, वेजिटेबल फैट्स, वेजिटेबल फैट्स, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, जो भी क्या है वो हम लोगों का अनसैचुरेटेड फैट है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है बाबू, एक्सेप्शन है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में 90% जो होता है सैचुरेटेड फैट्स होता है, तो यह हमारे बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो नारियल तेल जो है वो सैचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल है, क्लियर हुआ। आज जो फिश फैट है वो किसका एग्जाम्पल है, अनसैचुरेटेड का है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने फैट्स की भी कहानी खत्म कर दी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे वो विटामिन्स का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।